एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का MCQ कर रहे हैं। और ये MCQ का सॉलिड स्टेट चैप्टर के MCQ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने, मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा, है ना। उसमें मैंने आपको 28 क्वेश्चंस कराए थे। अब बाकी के 22 क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूँ और टॉपिक चेंज हो गया है आपका, ठीक है। इस बार आपका DPP 4 का टॉपिक है। DPP 4 में आपका डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, ठीक है। सीधे मैं क्वेश्चंस के ओर आता हूं। क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन ये है, ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ये आपका जैक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। शॉटकी डिफेक्ट से सॉलिड का डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दोनों डिफेक्ट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पॉपुलर है, शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये NaCl क्रिस्टल में पाया जाता है, NaCl में, है ना। थोड़ा सा फिगर को बड़ा बनाना होगा। जैसे NaCl के क्रिस्टल में क्या होता है, यहाँ आपका होगा Na+, फिर आपका होगा Cl-, फिर आपका होगा Na+, फिर आपका होगा Cl-, ऐसे दिखाया जाता है। फिर Cl-, Na+, Cl-, Na+, ठीक है। इस तरह से होता है आपका। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा कि जितना केटायन होता है उतना ही एनायन। अगर केटायन एनायन का नंबर अगर इस क्रिस्टल लैटिस के लैटिस साइड से, इसको लैटिस साइड कहा जाता है, यहां से ये केटायन और एनायन बराबर संख्या में बाहर निकल जाए, मतलब एक केटायन निकला तो एनायन भी कितना निकलेगा, एनायन भी एक निकलेगा। दो केटायन निकला तो एनायन भी कितना निकलेगा, दो निकलेगा। अगर इक्वल नंबर में केटायन और एनायन लैटिस साइड से बाहर निकल जाए तो ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है शॉटकी डिफेक्ट, है ना। और फ्रैंकल क्या होता है, मैं इसी में आपको समझा ही देता हूं, क्योंकि फ्रैंकल का भी जरूरत पड़ता है। इसका एग्जांपल आता है आपका Ag+Cl-, Ag+Cl-, AgCl का क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। Cl-, Ag+, Cl-, Ag+, है ना। फ्रैंकल में आपका होगा कि केवल केटायन लैटिस साइड से निकल जाता है, लेकिन लैटिस साइड से निकलने के बाद ऐसा नहीं कि बाहर चला जाएगा, ये आपके इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा। इस खाली जगह को इंटरस्टिशियल साइड कहा जाता है। तो अगर बराबर संख्या में केटायन और एनायन लैटिस साइड से निकल जाए तो उसे कहा जाता है शॉटकी डिफेक्ट। और केटायन ही केवल क्रिस्टल लैटिस से निकल के, लैटिस साइड से निकल के इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाए तो ये कहलाता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें चूंकि केटायन और एनायन बराबर संख्या में लैटिस साइड से बाहर निकल गए हैं तो डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा। ये चूंकि दोनों बाहर निकल गए हैं तो मास घट जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, मास बाई वॉल्यूम। अगर केटायन और एनायन बाहर निकल गए तो मास घटेगा, और मास घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगा। तो शॉटकी डिफेक्ट से सॉलिड का डेंसिटी घटता है। फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या होगा, देखिएगा, चूंकि केटायन बाहर नहीं निकल रहा है, लैटिस साइड के अंदर ही है, सॉलिड के अंदर ही है, लैटिस साइड से निकल के इंटरस्टिशियल साइड पे आया, बाहर नहीं गया, इसलिए मास पर कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम पर कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए यहां डेंसिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो शॉटकी डिफेक्ट से सॉलिड का डेंसिटी घटता है और फ्रैंकल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपसे पूछा गया है ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो 29 का हो जाएगा आपका ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट डैश इट्स डेंसिटी। देखिएगा फिर से फ्रैंकल पर भी क्वेश्चन आ गया, और ये भी जैक 2017 में पूछा हुआ है। मतलब डेंसिटी वाला जो फैक्टर है आपके दोनों डेंसिटी, दोनों शॉटकी फ्रैंकल जैक में आपसे पूछा गया, एक बार 2013 में, एक बार 2017 में, है ना। डेंसिटी फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, बढ़ता है घटता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप क्या लिखिएगा, डज नॉट चेंज, यहां का हो जाएगा डज नॉट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोथ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन। दोनों शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट किस क्रिस्टल में मौजूद होता है, तो आपने ऑफलाइन सेटर में पढ़ा होगा। एक एग्जांपल है आपका AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें आपका शॉटकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव में समझाया है, बस आप फिलहाल आप याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल। और ये आपको जैक 2022 में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका AgBr, ठीक है। अब आप देख रहे हैं शॉटकी फ्रैंकल से ही 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, 13, 17, 22, हो सकता है 24 में भी पूछ दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नीट 2006 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड मेटल हैलाइड इन इज जनरली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि इस डिफेक्ट में कलरफुल हो जाता था सब्सटेंस में, तो उसको बोलते थे हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता था, Cl- लैटिस साइड से निकल जाता था और वहां क्या आ जाता था, इलेक्ट्रॉन आ जाता था। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्या बकवास हो रहा है, ठीक है। कि Cl- निकल जाता है, उस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपाउंड के अंदर कलर आ जाता है ना। और उस इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है,
एब्सेंटर, है ना, क्या कहा जाता है, एब्सेंटर। अब यहां पर एक वर्ड आ गया एफ, एफ कहां से आ गया, कलर आता है तो एब्सेंटर क्यों बोलते हैं, तो कलर को जर्मन भाषा में कहा जाता है फर्ब, और फर्ब का पहला लेटर है आपका है एफ, इसलिए से क्या कहा जाता है, एब्सेंटर। तो आपसे पूछ रहा है किसी मेटल हैलाइड में अगर मेटल हैलाइड को में कलर आ जा रहा है तो वो कलर किसकी वजह से आ रहा है, तो आप क्या बोलिएगा, एब्सेंटर की वजह से आ रहा है। तो 32 का क्या हो गया आपका आंसर ए, ठीक है। ये आपके जैक में नहीं आया है, नीट में आया हुआ है, लेकिन जैक में नीट से कुछ पुराने ईयर के क्वेश्चंस को कभी कभी रिपीट कर देता है, इसलिए आपके जैक में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले तरफ आते हैं, 23 के बाद 33 देखते हैं। 33 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नीट 2015 में आ गया है ना। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सॉलिड के बारे में, पहला फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब एक वर्ड आ गया डिसलोकेशन, मैंने आपको क्या बताया था फ्रैंकल डिफेक्ट में, एजी प्लस निकल के लैटिस साइड से निकल के कहां जाता था, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता था। तो अगर कोई एटम या आयन किसी एक जगह से निकल के दूसरे जगह पर आ जाता है, बाहर नहीं जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आ गया, तो उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, इसलिए से डिसलोकेशन डिफेक्ट कहा जाएगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में भी चूंकि केटायन एक प्लेस से निकल के दूसरे प्लेस पे आ जाता है, मतलब अपना लोकेशन चेंज कर लेता है, इसलिए इसको कहा जाएगा डिसलोकेशन डिफेक्ट। यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी फिर भी मैं देख लेता हूं बाकी क्या लिखा हुआ है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड टू इन हैलाइड ऑफ अल्कलाइन मेटल, बिल्कुल गलत। फ्रैंकल डिफेक्ट अल्कलाइन मेटल में नहीं होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट उन सारे सॉलिड्स में होता है जिसका मेटल आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हो, जैसे AgCl में होगा, AgBr में होगा, है ना, ZnS में होगा, इन सभी में आपका फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। शॉर्टकी डिफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, गलत बात, आपने भी देखा शॉर्टकी डिफेक्ट से तो डेंसिटी घटता था। फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी, गलत बात, फ्रैंकल डिफेक्ट से सॉलिड का डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, सिर्फ ए सही है, तो 33 का आपका हो जाएगा ए। 34 with which one of the following element silicon should be doped so as to get p type semiconductor। देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, p type और n type सेमीकंडक्टर को याद रखने का, है ना। याद रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों आपका आता है प्योर सेमीकंडक्टर, है ना, और ये आपका पीरियोडिक टेबल है ग्रुप नंबर 14 में आता है। अब एक आता है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 15 और एक आता है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 का एक ट्रिक है याद रखने का, आपने 11 में पढ़ा होगा, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, या बैगन आलू गाजर इन थैली, ये ग्रुप नंबर 13 को याद करने का ट्रिक है। और ग्रुप नंबर 15 को याद करने का ट्रिक क्या है आपका, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, याद करने का ट्रिक हुआ। तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट मिला देते हैं तो आपका बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है ये आपको ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर ग्रुप 14 में प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट को अगर मिला दिया जाए तो आपका बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपसे यहां पर पूछा है कि सिलिकॉन को किसके साथ डोप करेंगे कि पी टाइप बनेगा, तो इनमें से किसी के साथ भी डोप करेंगे तो पी टाइप बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जर्मेनियम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो खुद एक सेमीकंडक्टर है। आर्सेनिक ये आपका एन टाइप बनाएगा। ऐसी आपका इधर है ही नहीं, है ना। अब आपका आता है बोरोन, तो बोरोन बोलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, है ना, सिलिकॉन को किसके साथ डोप करना होगा, बोरोन से। नीट 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी, वो इलेक्ट्रॉन जो कि एनायन वैकेंसी में ट्रैप कर जाता है उसी को कहा जाता है एब्सेंटर, है ना। अभी आपने एब्सेंटर के बारे में और चीज पढ़ा कि एब्सेंटर से कलर भी आता है, और वही इलेक्ट्रॉन को, है ना, एब्सेंटर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है कि एनायन वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर जाता है इसी को क्या हो जाता है, एब्सेंटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 का भी ए, ठीक। चलिए आता आपका 36 क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ द डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ केटायन, है ना, विच टाइप ऑफ द डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, है ना। बोलिए क्या होगा, है ना, इंटरस्टिशियल साइट पे कौन सा डिफेक्ट में आपको बताइए जो है इंटरस्टिशियल साइट पे आपको एटम देखने को मिलेगा, बोलिए, आपने पढ़ा था अभी, और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, सॉरी, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। केटायन आपका इंटरस्टिशियल साइट में किस में रहता है, आपने पढ़ा था अभी, फ्रैंकल डिफेक्ट में केटायन आपका लैटिस साइट से निकल के कहां जाता था, इंटरस्टिशियल साइट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। 2080 जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट डिफेक्ट विथ लोअर्स द डेंसिटी, किस डिफेक्ट के कारण सॉलिड का डेंसिटी घट जाता था? उल्टा क्वेश्चन पूछा था, इसके पहले वाला में पूछा था कि शॉर्टकी डिफेक्ट से डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है, यहां पूछता है कि, और वहां आपने पढ़ा था कि शॉर्टकी डिफेक्ट से डेंसिटी घटता है, यहां पे पूछा है घटता है किस डिफेक्ट से, है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी कि क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, है ना? चलिए, व्हाट टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट आर शोन इन जेडएनएस, मैंने जस्ट अभी पढ़ाया था जेडएनएस में किस तरह का, ये सब आपके जैक के मॉडल क्वेश्चंस हैं, देख रहे हैं आप, जैक का मॉडल क्वेश्चन, ठीक है? मैंने आपको शुरू में कहा था प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन झारखंड बोर्ड ने अब तक जो भी क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में दिया है सब मैं आपके सामने पटक दिया हूं, ठीक है? और अगर इसके बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो समझिए अब तैयारी आपका वीक है, ठीक है? देखिए जेडएनएस में किस तरह का डिफेक्ट शो होता है, तो आपको जस्ट बताया मैंने कौन सा डिफेक्ट शो होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी आपके जैक का मॉडल क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक किसमें होता है ना? तो देखिए आपका TiO2 आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, NaCl भी आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, N2 भी आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, CuO आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किस सब्सटेंस को कहते हैं? वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाए उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और उसको पहचानने का नियम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिएगा और आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो समझ लीजिए वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो CuO में बोलेंगे सर कहां कोई अनपेयर्ड है? CuO को आप तोड़िएगा आयन में तो टूटेगा Cu2+ और O2-। अब आप Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देख लीजिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, आपने 11 में किया होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, एक्सेप्शन होता था, याद होगा आपको। तो अब यहां पर Cu2+ कर दिया जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक आपका यहां से निकलेगा, एक आपका यहां से निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 9। तो S में 1 बक्सा और D में 5 बक्सा, और 5 बक्सा में कितना इलेक्ट्रॉन? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड निकला कि नहीं निकला? तो CuO में Cu2+ आयन होता है और Cu2+ आयन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक, है ना? तो CuO आपका क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है? चलिए 39 हो गया आपका 40, ठीक है? 40 क्वेश्चन नंबर क्या जरा सा देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए ये आपके जैक मॉडल का क्वेश्चन है ना? हालांकि इस क्वेश्चन के 2 आंसर सही हैं, है ना? ये क्वेश्चंस में आपके 2 आंसर सही होगा, NaCl भी इसका सही आंसर होगा और TiO2 भी सही होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका NaCl भी है और TiO2 भी है, ठीक है? क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर, किससे करंट सबसे अच्छा पास नहीं करेगा, है ना? कॉपर मेटल बहुत अच्छा करंट पास करता है, NaCl एक्वस, NaCl पानी में डाला हुआ है, बिल्कुल पास करेगा, NaCl मोल्टेन, इससे भी करंट पास करेगा, लेकिन NaCl सॉलिड से करंट पास नहीं करेगा। ये आपको पढ़ा गया होगा कि आयनिक कंडक्टर सॉलिड स्टेट में करंट नहीं पास करता है, लेकिन वही आयनिक सॉलिड, सॉरी आयनिक कंडक्टर नहीं, आयनिक सॉलिड को अगर गला दिया जाए, उसको पानी में मिला दिया जाए तो उससे करंट पास करता है। तो NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो करंट नहीं पास करेगा, लेकिन अगर मोल्टेन हो और एक्वस हो तो पास करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये जैक का ही मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड ऑफ एंटीफेरोमेटिक सब्सटेंस। एंटीफेरोमेटिक्स का कौन सा एग्जांपल है आपका? तो एंटीफेरोमेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल होगा आपका MnO2, MnO2, है ना? ये दोनों आपका जो है एंटीफेरोमेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42 का ए, ठीक है? चलिए अब ये आता है आपका 43 और ये जेईई मेन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज सिस्टमैटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एंटीफेरोमेटिक सब्सटेंस। एंटीफेरोमेटिक सब्सटेंस का कौन सा अलाइनमेंट है? एंटीफेरोमेटिक सब्सटेंस क्या होता है? इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होता है वो जितना पैरेलल में होता है उतना ही आपका एंटी पैरेलल में होता है, इसलिए इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 भी होता है। फेरोमेटिक में क्या होता था? मैग्नेटिक मोमेंट का जो अलाइनमेंट है सब एक ही डायरेक्शन में होता था, ये आपका था फेरोमेटिक सब्सटेंस। सब मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो फेरो, ये हो गया आपका फेरो, और ये हो गया आपका एंटी फेरो, एंटी फेरो, है ना? और एक होता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा? 2 आगे रहा तो एक पीछे रहेगा, फिर 2 आगे रहा तो एक पीछे रहेगा, ऐसा हो गया, तो ये आपका कहलाएगा फेरी मैग्नेटिक। तो आपसे पूछा है एंटी फेरो का कौन सा अलाइनमेंट सही है, तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, कौन सा ऑप्शन सही है? डी में देखिएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये होगा डी। क्लियर? तो ये हो गया आपका डी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? चलिए, तो ये आपका DPP4 हो गया। अब आपके सामने मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आया हूं और इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी आप कर लीजिए, है ना? इनको भी देख लेंगे, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है, इधर उधर से डाला गया, और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आपको देके जाएगा, ठीक है? देखिए
एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आपको सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का और एफसीसी का एग्जांपल्स जरूर याद रखना पड़ेगा, है ना। सिंपल क्यूबिक का आपका एग्जांपल होता है पोलोनियम, है ना। बॉडी सेंटर्ड का आपका एग्जांपल होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एग्जांपल होता है आयरन, क्रोमियम। और एफसीसी का आपका एग्जांपल होता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, एयू, एल्यूमिनियम, ये सब आपका एफसीसी का। तो कुछ एग्जांपल आप याद रखिएगा मेटल का। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बॉडी सेंटर्ड का एग्जांपल कौन है, तो बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या कॉपर। तो क्या होगा आपका आंसर, सोडियम। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe3O4 किस तरह का सब्सटेंस है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर इसको गर्म किया जाए 850 केल्विन पर तो ये किस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको जनरल एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर बता देते हैं। अगर किसी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक पार्टिकुलर टेंपरेचर पर गर्म करते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। किस सब्सटेंस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। और जिस टेंपरेचर पर ऐसा होता है उस टेंपरेचर को कहा जाता है क्यूरी टेंपरेचर। क्या कहा जाता है, क्यूरी टेंपरेचर। तो कहा जाता है कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को, है ना, 850 केल्विन पर गर्म करने पर ये किस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, 45 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ 13-15 कंपाउंड। अब ये आपको लग रहा होगा ये सब कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। ग्रुप 13-15 कंपाउंड क्या होता है, देखिए मैंने आपको जस्ट बताया था ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। और ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। अब इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में अगर आप कंबाइन कर देंगे तो जो कंपाउंड तैयार होगा उसी को बोलते हैं ग्रुप 13-15 कंपाउंड। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एग्जांपल आपका ग्रुप 13-15 कंपाउंड का है। ठीक है, तो देखिए INSB, क्या INSB कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है। INSB दिख रहा है ना, ग्रुप 13-15 का एग्जांपल नहीं है, सॉरी पूछ रहा है, सॉरी। तो INSB आपको दिख रहा है ना, तो ये तो एग्जांपल है ना। फिर देखिए CDSC, GAS भी आपको दिख रहा होगा, GAS भी है ना। ALP ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी ग्रुप 13-15 का कंपाउंड है। लेकिन क्या CDSE ग्रुप 13-15 का कंपाउंड है, क्या इसमें CD और इसमें SE है, नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका C। CDSE इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप 13-15 कंपाउंड। इसका आंसर हो जाएगा आपका C। तो 46 का आंसर क्या हो गया आपका C। ठीक है, चलिए, सॉरी, तो इसका क्या हो गया आपका, है ना, देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया था, यहाँ हो गया होगा सोडियम, ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, ये हो गया आपका CDSE। अब क्या क्या है, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो शुड बी, है ना, तो याद रखिएगा, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड का मैंने आपको रेडियस रेशियो थोड़ी देर पहले बताया था, 0.225 से 0.414 के बीच होता है, ये लाइक करता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो लाइक करता है वो होता है 0.414 से, है ना, 0.732 के बीच में लाइक करता है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो लाइक करता है। और BCC का जो रेडियस रेशियो है वो 0.732 से 1 के बीच में लाइक करता है। तो आपसे पूछ रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो किसके किसके बीच में लाइक करेगा, तो 0.225 से 0.414। तो ये 47 का आंसर हो जाएगा आपका B। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट ये 4 क्वेश्चंस, उसके बाद आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है आप देख लीजिए, आपके सामने है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। 48, इन FCC क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी एटम्स, है ना। FCC में एक यूनिट सेल कितने एटम से घिरा होता है, तो देखिए आपका यहां पे FCC हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, होता क्या है, जैसे आपका कोई यूनिट सेल यहां पर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझने का कोशिश कीजिएगा। कहा जाता है ये FCC है, तो इसके इर्द गिर्द कितने और यूनिट सेल होंगे, तो देखिए एक यूनिट सेल आपका इसके लेफ्ट में होगा, एक यूनिट सेल इसका ऊपर इधर राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा, एक यूनिट सेल इसका ऊपर होगा, एक यूनिट सेल इसका नीचे होगा, एक इसका सामने होगा और एक इसका पीछे होगा। तो एक यूनिट सेल के या एक बॉक्स के इर्द गिर्द कितने बॉक्स होंगे, जैसे मैं एक बॉक्स में हूं तो मेरे इर्द गिर्द एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है, 2, एक सामने है, पीछे सामने 3, एक पीछे है 4, एक ऊपर है 5 और एक नीचे है 6। तो कोई भी यूनिट सेल हो, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ FCC देके कंफ्यूज कर रहा है। FCC हो, BCC हो, सिंपल क्यूबिक हो, एक यूनिट सेल के इर्द गिर्द कितने और यूनिट सेल होंगे, तो कितने आंसर होंगे आपके 6, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो चलिए अब आपका आता है 49 क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन आपके एक NCERT के क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपके झारखंड बोर्ड में चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन को भी एक देख लीजिए तो आपको एक नॉलेज इंप्रूव करेगा। हो सकता है भूले भटके एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाए, है ना। तो देखिए एक कंपाउंड है आपका दिया हुआ है Fe 0.93O 1.00, है ना।
ये कंपाउंड है, बोलेगा विचित्र सा कंपाउंड है सर, Fe के नीचे 0.93 1.00 पहली बार देख रहे हैं पॉइंट में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन भी विचित्र ही है ना। इससे पूछ रहा है कि Fe3 का मतलब होता है Fe3+। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता होगा कि FeO में दो तरह का आयंस, आयरन का आयंस प्रेजेंट रहता है, Fe2+B और Fe3+B। इसी को आप Fe3 कहते हैं ऐसे, और इसी को आप Fe2 भी कहते हैं, ठीक है, Fe2। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि Fe 0.93 O 1.100 में Fe3+ कितना परसेंटेज है। आपसे Fe2+ भी पूछ सकता था, इसका कितना परसेंटेज है, तो आप कैसे निकालिएगा इसको, ठीक है। देखिएगा आपको लग रहा होगा शुरुआत में, लेकिन एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको जिसको निकालना है, जैसे इसमें इसको निकालना है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स को आप मान लीजिए x। क्या मान लिया आपने, x मान लिया। टोटल Fe कितना है बोलिए 0.93, जिसमें Fe3+ को आपने माना है x, तो जो बच गया वो Fe2+ हो गया। कितना बच गया 0.93 माइनस x, ये बचा है ना। इसको x मान लिया तो 0.93 माइनस x बच गया। आप इसे भी x मान सकते थे, लेकिन मुझे इसी को कैलकुलेट करना है इसलिए मैंने इसे x मान लिया, ठीक है। अब बोलेंगे सर इससे क्या हो जाएगा आपका। आपने ऑफलाइन सेंटर में एक चीज पढ़ा था डिफेक्ट के बारे में, चाहे कोई भी डिफेक्ट हो कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल बना रहता है। मतलब आप टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 0। तो आप यहां लिखिएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 0। इसको ध्यान रखिएगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे निकलेगा वो देखिए, 2+ वाला आपका कितना है 0.93 माइनस x, यानी कि 2+ का इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा 2 इंटू 0.93 माइनस x। 3+ वाला आपका कितना है x, तो क्या लिखिएगा 3 इंटू एक्स। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो बताइए ऑक्सीजन ही इसमें नेगेटिव है, ऑक्सीजन का चार्ज आपको पता होगा क्या होता है -2, और इसका नंबर कितना है 1, तो -2 इंटू 1, तो क्या लिखिएगा -2 बराबर कितना 0। अब यहां से x निकाल दीजिए आप, 3 दूनी 6 हो गया, 9 दूनी 18, 1.86 हुआ, -2x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। 1.86 में से आप 2 को माइनस कीजिएगा तो आपको -0.14 मिलेगा, और 2x में से -2x प्लस 3x प्लस हो जाएगा x बराबर 0, ये आ गया। तो आपका यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा प्लस 0.14। ये x का वैल्यू आ गया आपका, इसका वैल्यू आ गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा इसका, तो परसेंटेज ऑफ Fe3+ निकालना है। तो Fe3+ का नंबर कितना था x, और वो आपने कितना निकाला है 0.14। तो 0.14 में से आप टोटल Fe कितना था आपका 0.93, इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.93 इंटू आप 100 कर दीजिएगा। इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये वैल्यू आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 15.5 के आसपास आता है ना। तो इस क्वेश्चन में Fe3+ का परसेंटेज कितना निकला 15.5, है ना। तो कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा आपका, देखिए है ना, आपका इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे एक ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होगा 15.5% आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर एक मिस्टेक दिया होगा, ऑप्शन आपका नहीं है अवेलेबल, 15.5% होगा इसका आंसर, ठीक है। 15.5 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए मिस्टेक ऑप्शन था, आप 11.5 को 15.5 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया हो, मुझे उम्मीद करता हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने देखा था ये NaCl का डायग्राम बना हुआ है, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस, और यहाँ पर आपका क्या होगा बोलिए Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, है ना। से मैं ब्लैक कर देता हूँ, देखिए है ना, यहाँ पर क्या होगा बोलिए तो Na प्लस, फिर Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ से आपका क्या बाहर निकला, तो आपका बाहर निकला Na प्लस, यहाँ से बाहर क्या निकला Cl माइनस, यहाँ से बाहर क्या निकला Na प्लस, और यहाँ से बाहर क्या निकला Cl माइनस। तो आप देख रहे हैं जितना आपका Na प्लस निकल रहा है उतना ही Cl माइनस भी निकल रहा है ना। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते थे बताइए, ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते थे, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। बराबर संख्या में आपका केटायन और एनायन लैटिस साइड से निकल जा रहा है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका शॉर्ट की डिफेक्ट यानी कि बी। तो 50 का आंसर आ जाएगा आपका बी, 50 का आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट वीडियो, है ना। इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में मिला के मैंने आपको 50 MCQ क्वेश्चन कराए हैं झारखंड बोर्ड के लिए स्पेशली, और ये आपके आने वाले 2024 के झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। देखिएगा जो भी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में सॉलिड स्टेट चैप्टर से आएगा MCQ, वो इसी सारे क्वेश्चंस के या तो सिमिलर होगा या तो यही पैटर्न का होगा। इससे आपने कर लिया तो सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका पूरी तरह से निश्चिंत कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, मैं नेक्स्ट
चैप्टर्स के भी आपको एमसीक्यूज ऐसे ही दे दूंगा, सारे चैप्टर के आपके एमसीक्यूज ऐसे दे दूंगा, तो आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, यही मैं चाहता हूं। ठीक है, थैंक यू।